चिनाए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं, मुझे मत मारो। दक्ष जोर से चिल्लाया और आगे की ओर गिर गया। उसने बिस्तर की चादर को मुट्ठी से खींचते हुए समेट लिया और अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली तो खुद को उसने एक कमरे में पाया। कमरे में लाइट्स डिम थी, पर दक्ष ने देखा उसकी बॉडी में कहीं कोई चोट वगैरह नहीं। खुद को कमरे में सेफ पाकर उसकी जान में जान आई। दक्ष ने सोचा, ओ तो मैं सपना देख रहा, महज एक सपना। दक्ष ने राहत की सांस ली और अपने कुर्ते के आंचल से पसीना पोंछा। भले ही ये सपना था, लेकिन उसने सपने में जो देखा, दक्ष को उस पर शक हो रहा था। दक्ष के लिए ये मानना जरा मुश्किल था कि सपने में राजकुमारी चिनाई ने उस पर जो हमला किया था वो सच था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी होने वाली पत्नी उस पर हमला करे? दक्ष राजा सोमगुप्त की इकलौती संतान। आज से कोई 800 साल पहले सोमगुप्त राजस्थान के झुंझुनू इलाके के ताकतवर राजाओं में से एक थे और बड़े करारे किस्म के योद्धा थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में दक्ष ने सभी तरह की युद्ध कलाओं और तकनीकों में महारत हासिल कर ली। सोमगुप्त के हर युद्ध की तैयारी को दक्ष नया एंगल दे देता था और हारी हुई बाजियों को जीत में बदल देता था। इससे सोमगुप्त की ताकत कई गुना बढ़ गई। लड़ाई का मैदान हो या तलवारबाजी या निशानेबाजी का खेल, आसपास के इलाके का कोई भी आदमी दक्ष का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसको उसकी प्रेमिका और होने वाली बीवी ने मार दिया। दक्ष के मंगेतर चिनाई ने ही दक्ष के कत्ल को अंजाम दे दिया। चिनाई पड़ोस के राज्य के राजा वीरभद्र और दक्ष के पिता सोमगुप्त की तरह वीरभद्र भी झुंझुनू इलाके के मशहूर राजा। उन दिनों राजा वीरभद्र और राजा सोमगुप्त सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते। दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दोनों ने अपनी संतानी दक्ष और चिनाई की शादी तय कर दी। नौजवान दक्ष की जांबाजी का लोहा आसपास के इलाके के सभी योद्धा मानते थे और बचपन से ही चिनाई और दक्ष एक दूसरे को पसंद करते थे। जब बचपन के प्रेमी बड़े हुए और साथ ही निशानेबाजी और तलवारबाजी का अभ्यास किया तो ये मोहब्बत और निखर गई। दूसरी तरफ राजकुमारी चिनाई बला की खूबसूरत, सुराहीदार गर्दन, कमान की तरह तिरछी भौएं, कमर तक लहराते काले बाल, कजरारी आंखें। झुंझुनू के इलाके में बहादुरी की मिसाल दक्ष और बेइंतहा खूबसूरत चिनाई की जोड़ी को सबसे शानदार जोड़ी माना जाता है। दोनों की शादी झुंझुनू समेत आसपास के राज्यों में भी चर्चा का विषय बनी हुई। दक्ष को छोड़िए, किसी को भी ये कैसे लगता कि दक्ष के दिल की धड़कन बन चुकी चिनाई ही उसे मौत के घाट उतार देगी। बदकिस्मती से इतना बहादुर और जांबाज होकर भी दक्ष अपने कत्ल की योजना की भनक तक नहीं पा सका। उसे इस धोखेबाजी का जरा भी एहसास नहीं था। राजकुमार दक्ष को खत्म करने के बाद राजकुमारी चिनाई की जिंदगी ही अलग हो गई। उसने झुंझुनू इलाके में सदियों से चली आ रही 9 अलग अलग रियासतों की परंपरा को खत्म कर दिया और अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने एक एक करके सारी सियासतों पर कब्जा कर लिया और इन 9 राज्यों में एकता कायम कर दी। इस नए साम्राज्य पर चिनाई का एक छत्र राज था। राजकुमारी चिनाई अब महारानी चिनाई बन गई, जिसके नाम से झुंझुनू के इलाके के लोग एकजुट हो जाते और उनमें जोश भर जाता। आखिरकार 800 साल पहले झुंझुनू के इस इलाके पर 9 रियासतें इतिहास के पन्नों में सिमट गई और वो 9 राजाओं का कोई पता नहीं चला। न उनका नाम बचा, न कोई निशानी। उधर राजकुमार दक्ष की मौत के 800 साल बीत गए। उसके कातिल महारानी चिनाई ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स से राजपुताने के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। उसका नाम अमर हो गया। सिर्फ वो रह गई और उसके आसपास का सब कुछ बदल गया। लेकिन
उसके प्रेमी और मंगेतर दक्ष के मरते ही उसका परिवार बिखर गया। माँ बाप दोस्त सबके सब मारे। इधर दक्ष की परेशानी बढ़ती जा रही। आखिर उसने मुझे मारा क्यों? मेरी मंगेतर ने क्या सिर्फ गद्दी के लिए मुझे मार डाला, या मोहब्बत बस मौका परस्ती भरे? दक्ष इस बारे में जितना सोचता उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाता। वो पसीने से नहाया हुआ बिस्तर पर पड़ा सोच ही रहा था कि शाही कपड़ों में सजी एक नाजुक सी महिला कमरे में आई। उस औरत ने दक्ष को चिंता में देखा और धीरे से पूछा, बेटा दक्ष, फिर से बुरा सपना देखा क्या? उस महिला का नाम था यशोधरा। यशोधरा इस जीवन में दक्ष की मां थी, साथ ही पिंडारी सिटी के सेनापति मलिक की पत्नी थी। असल में यशोधरा और मलिक के बेटे की मौत आज से 3 दिन पहले एक बीमारी से हो गई थी और इस बीमार कमजोर बॉडी में घुस गई थी राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा। राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा जैसे ही मौत से हार चुके इस लड़के के शरीर में घुसी, इस लड़के की बॉडी फिर से जी उठी। उसे दोबारा जिंदगी मिल गई और वो बॉडी तो लड़के की थी, पर दिमाग और आत्मा यानी उसकी सोच राजकुमार दक्ष की थी। संयोग इतना तगड़ा है कि जिस शरीर में राजकुमार की आत्मा ने डेरा जमाया, उस लड़के का नाम भी दक्षी। जब दक्ष पहली बार इस डेड बॉडी में घुसा और इस बॉडी में उसने अपनी आंखें खोली, उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे यशोधरा की बातें समझने और उसके मुताबिक जवाब देने की बहुत कोशिशें करनी पड़ी। इसी तरह उसकी आंखों में देखकर समझने और समझाने की वो कोशिश कर रहा था। उसके लिए सब कुछ अलग था। फिर 3 दिनों के लिए तकरीबन चुपचाप रहने और सब कुछ माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद दक्ष ने धीरे धीरे महसूस किया कि यशोधरा का दिल एक प्यार से भरी माँ का दिल था, जो इस लड़के यानी दक्ष की चिंता में डूबी रहती। जब भी दक्ष बुरे सपने के बाद चिल्लाकर जाग जाता था, यशोधरा दौड़ती हुई उसे देखने उसके कमरे में आ जाती थी। पिछली जिंदगी में दक्ष ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। शायद जन्म देने के ठीक बाद उसकी मां चल बसी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही प्रेमिका के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाने के बाद फिर से किसी और शरीर में रहने का उसे मौका मिलेगा, जहां नई जिंदगी के साथ साथ उसे मां की ममता का सुख भी मिलेगा। हर बात के लिए परवाह करने वाली और देखभाल में जुटी मां का होना उसकी जिंदगी के सबसे सुखद एहसासों में से एक। बिस्तर पर दक्ष यही सोच रहा था कि बदकिस्मती से वो मां नहीं जानती थी कि उसका अपना बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका है। अगर दक्ष ने उसे सच बताया तो शायद इस दुख से यशोधरा कभी उबर ना सके। इसीलिए दक्ष ने तय किया कि वो इस बारे में अपना मुंह बंद रखेगा और दिखावा करेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इस हैरत अंगेज घटना से 2 काम। पहला, दक्ष को फिर से उसकी जिंदगी मिली और यशोधरा दुनिया के सबसे बड़े गम से बच गई। यशोधरा की ओर देखते हुए दक्ष की आंखें भर आई। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, एक सपना था मां, चिंता मत कर। लाल रंग के गरम दोशाले में लिपटी दुबली पतली यशोधरा दक्ष के बिस्तर पर बैठी रही। उसके माथे पर चिंता की लकीरें। मां यशोधरा ने दक्ष के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटू, 3 दिन से तुम लगातार कोई सपना देखकर जाग जाते हो, फिर नींद नहीं आती तुम्हें? दक्ष कुछ नहीं बोला। मां ने दक्ष के माथे पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाकर कहा, अच्छा ये चिनाई कौन? हर रात तुम उसी का नाम लेकर जागते हो? यशोधरा ने फुसफुसाकर ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि उसने चिनाई के नाम के आगे महारानी नहीं लगाया, वरना पूरे राज्य में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो चिनाई के नाम के आगे महारानी लगाए बिना पूरी इज्जत के बात कर सके। असल में महारानी चिनाई ने झुंझुनू क्षेत्र की 9 रियासतों को एक में मिलाकर पहले तो मजबूत साम्राज्य बनाया, फिर खुद को महान और देवी महारानी के रूप में स्थापित कर लिया। गांव गांव में महारानी चिनाई की मूर्तियां और मंदिर लगाए गए और लोगों को आदेश दिया गया था कि वो उनकी पूजा करें। हर साल महारानी चिनाई के जन्मदिन पर शहरों, गांवों, तालाबों और नदियों के किनारे महारानी चिनाई के नाम का बहुत बड़ा मेला लगता। तब से किसी ने चिनाई नाम लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं की थी। महारानी चिनाई के बारे में
यशोधरा के सवाल पर दक्ष ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मां, तुमने कुछ गलत सुना। यशोधरा ने एक आंख भरी और कहा, ठीक है, एक बात याद रखना बेटे, चिनाई का नाम कभी जबान पर ना, सपने में भी नहीं। यशोधरा ने समझाया कि अगर महारानी चिनाई का नाम इज्जत के साथ ना लिया जाए तो जिंदगी बड़े खतरे में पड़ सकती है। क्या पता बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी जेल या काल कोठरी में काटनी पड़े। दक्ष ने सहमति में सर हिलाया और कहा, ऐसा कभी नहीं होता मां। उसने ऊपर ऊपर तो ऐसा दिलासा अपनी मां को दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके गुस्से का लावा उबल रहा था। चिनाई का नाम लेते हुए डरी हुई अपनी मां को देखकर दक्ष ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा, अपनी मौत का बदला लिया जाएगा, लोगों में फैले इस डर का और हर एक चीज का बदला लिया जाएगा। यशोधरा ने बिस्तर पर बैठे अपने कमजोर और दुबले पतले बेटे को देखकर गहरी सांस ली। वो इस तरह बीमार अपने बेटे को जब भी देखती उसके अंदर का दुख और भी गहरा हो जाता। पैदा होने के बाद से दक्ष हमेशा बीमार ही रहता था। राज्य के सेनापति के घर पैदा होने और सबसे अच्छे डॉक्टरों और दवाओं के बाद भी उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया। अभी दक्ष की उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसकी उम्र के दूसरे लड़के जब दुनिया के बाकी सारे काम करते थे, खेलते कूदते थे, तैरते थे, कसरत करते थे, उस वक्त दक्ष बिस्तर पर पड़ा रहता था। यशोधरा की चिंता इसी बात की थी कि वो आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। अचानक दरवाजे के बाहर सैनिकों के पैरों की आवाज सुनाई। बाहर नौकर ने उनके पैरों की आहट को रोका। कौन है आप लोग, यहाँ क्यों आए हैं?